दोस्तों नमस्कार। भारत सरकार ने औपचारिक रूप से ये घोषणा कर दिया है कि ज्ञानेश कुमार हिंदुस्तान के अगले चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे। और ये घोषणा मध्य रात्रि में किया गया है जब पूरा देश गहरी नींद में सो रहा था। मोदी जी को, अमित शाह को इतनी जल्दीबाजी थी, इतनी हड़बड़ी थी कि रात के अंधेरे में ही पूरी प्रक्रिया को संपन्न करवा लिया गया। राष्ट्रपति का उस पर अनुमति भी ले लिया गया, राष्ट्रपति से सिग्नेचर भी करवा लिया गया और भारत सरकार का गजट भी प्रकाशित करा दिया गया। और ये प्रॉपर तरीके से अनाउंसमेंट कर दिया गया कि ज्ञानेश कुमार ही भारत के अगले सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर होने वाले हैं। हालांकि सीईसी की नियुक्ति प्रक्रिया, ज्ञानेश कुमार के नाम और जो अपॉइंटमेंट कमेटी है उसके मेंबर कौन कौन होने चाहिए, इस चीज़ को लेकर के एक डिबेट है, एक विवाद है। और इतना ही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है 19 तारीख के, आज ही के दिन, कि सीईसी का जो अपॉइंटमेंट कमेटी है, इसका जो नियुक्ति समिति है, उसमें कौन कौन लोग हो सकते हैं। बावजूद इसके मोदी जी ने हड़बड़ाहट में ज्ञानेश कुमार के नाम की घोषणा कर दी। राहुल गांधी बतौर एलओपी इस अपॉइंटमेंट कमेटी में शामिल थे, लेकिन ज्ञानेश कुमार के नाम को लेकर के उन्होंने अपना एक डिसेंट नोट जारी कर दिया है। अपना असहमति पत्र एक तरीके से उन्होंने बता दिया है और उस असहमति पत्र को उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर भी शेयर किया है। यानी कि देश के लोगों को भी उन्होंने बता दिए हैं और देश के लोगों को बताना चाहते हैं कि किस तरीके से सीईसी के नियुक्ति में पारदर्शिता का अभाव है और किस तरीके से यह हमारी पूरी चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली है, लोकतंत्र के लिए ये किस तरीके से घातक है। इन तमाम चीज़ों के बारे में चर्चा कर दी गई है। राहुल गांधी ने बाकायदे करीब करीब 1.5 पेज का एक डिसेंट नोट लिखा है जो कि उन्होंने नरेंद्र मोदी और अमित शाह को दे दिया है, क्योंकि ये जो अपॉइंटमेंट कमेटी था इसमें यही 3 लोग थे। मोदी जी थे जो कि इसको चेयर कर रहे थे और मोदी जी ने अमित शाह को नॉमिनेट किया था, नामित किया था, तो अमित शाह थे। और तीसरे जो सदस्य थे वो एलओपी यानी कि राहुल गांधी थे। ये जो फैसला है, जाहिर सी बात है कि अगर सरकार के तरफ से, सत्ता पक्ष के तरफ से 2 लोग हैं तो वो लोग जो चाहेंगे, जिस व्यक्ति को चाहेंगे उसी को वो लोग सीईसी बना देंगे। और यहाँ पर हुआ भी वही है। राहुल गांधी के डिसेंट नोट देने से, राहुल गांधी के असहमति से ना तो नरेंद्र मोदी को कोई फ़र्क पड़ने वाला है और ना ही अमित शाह को कोई फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि उनको हर हाल में अपनी चीज़, अपनी फ़ायदे की चीज़ दिखाई देती है। हर हाल में वो चाहते हैं कि चुनाव आयोग उनके कब्ज़े में रहे, क्योंकि चुनाव आयोग जिस दिन स्वतंत्र हो गया, जिस दिन निष्पक्ष हो गया, उसके बाद नरेंद्र मोदी एक भी चुनाव नहीं जीत पाएंगे। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने रात के अंधेरे में अपने एक बेहद ही खास व्यक्ति को, अपने एक चहेते व्यक्ति ज्ञानेश कुमार को देश का अगला सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया है। अब इस चीज़ को लेकर के जो भी टेक्निकल चीज़ें हैं वो तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। उसके बाद ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट का क्या स्टैंड रहता है, क्या रुख होता है और क्या फैसला देता है सुप्रीम कोर्ट। लेकिन ज्ञानेश कुमार के बारे में जानना भी यहाँ पर सबके लिए, इस देश के एक एक मतदाता के लिए जानना यह ज़रूरी है कि ये ज्ञानेश कुमार कौन है और क्यों मोदी शाह ने इनको देश का सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ज्ञानेश कुमार जो हैं वो केरल कैडर के 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। और इसके बाद आप सरकार के साथ इनका जो संबंध है, अगर उसकी क्रोनोलॉजी समझने की कोशिश करें तो आपको समझ में आएगा कि सरकार के और ख़ास करके अमित शाह के कितने करीबी हैं। जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह हर बात में इस देश को क्रोनोलॉजी समझाने लगते हैं, तो इनको लेकर के भी, ज्ञानेश कुमार को लेकर के भी आपको ये क्रोनोलॉजी समझना होगा। और इसकी शुरुआत सबसे पहले हम लोग मई 2016 से करते हैं। मई 2016 से लेकर के सितंबर 2018 तक ये गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर है। गृह मंत्री अमित शाह थे, जाहिर सी बात है। और गृह मंत्रालय में लगभग ये 5 साल रहे हैं। जो पहला कार्यकाल था वो मई 2016 से लेकर के सितंबर
2018 तक था संयुक्त सचिव के रूप में, और फिर सितंबर 2018 से लेकर के और अप्रैल 2021 तक ये गृह मंत्रालय में ही अतिरिक्त सचिव के पद पर भी रहे। यानी कि इस 2016 से लेकर के 2021 तक लगभग 5 साल तक ये अमित शाह के साथ काम किए हैं गृह मंत्रालय के अंदर। इसके बाद 2021 के बाद अब अगर आप आगे बढ़ते हैं तो 2022 में आपको याद है कि मोदी सरकार ने एक सहकारिता मंत्रालय बनाया था, और जो अमित शाह हैं वही सहकारिता मंत्री हैं। तो अमित शाह ने 2022 के अंदर मई 2022 में सहकारिता मंत्रालय का सेक्रेटरी इसी ज्ञानेश कुमार को बनाया था। मतलब सहकारिता मंत्रालय का जो एक तरीके से पूरा जो काम है वो सब कुछ ज्ञानेश कुमार ही देख रहे थे, देखते थे। इसके बाद जब कहानी आगे बढ़ती है तो मई 2022 के बाद ये मार्च 2024 में ठीक लोकसभा से चुनाव से पहले इनको देश का चुनाव आयुक्त बनाया गया था। और जब राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त हुआ करते थे, सीईसी हुआ करते थे, तो उस वक्त में इनकी नियुक्ति चुनाव आयुक्त के रूप में हुई थी मई 2024 में। और इसके बाद अब ये अगले सीईसी बनने जा रहे हैं, बन चुके हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन चुके हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मोदी शाह के कितने करीबी है, और ख़ास करके अमित शाह के बेहद करीबी है। लेकिन मामला यहीं तक नहीं रुकता है। दो और चीज़ें हैं जिसको कि आपको यहाँ पर जानना होगा। जम्मू कश्मीर नरेंद्र मोदी के लिए और बीजेपी के लिए और अमित शाह के लिए एक बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल, एक राजनीतिक मुद्दा था जम्मू कश्मीर और धारा 370। ये जो पूरा काम है, इसकी जो देखभाल है, धारा 370 को कैसे हटाना है और तमाम चीज़ें कैसे करनी है, वो सब कुछ यही ज्ञानेश कुमार हैंडल कर रहे थे। सोचिए कि जिसकी वाहवाही लेने के लिए आज तक लेती है बीजेपी, नरेंद्र मोदी और शाह, कि हमने जम्मू कश्मीर 370 हटा करके वहाँ पर ये कर दिया, वहाँ पर वो कर दिया, उसके पीछे अगर कोई शख्स था तो वही शख्स था ज्ञानेश कुमार। इतना ही नहीं, राम मंदिर जो कि बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा था, और राम मंदिर को चुनावी मुद्दे के रूप में, एक पॉलिटिकल इवेंट के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया था। उस राम मंदिर के बनने के लिए जो ट्रस्ट बन रहा था, राम जन्मभूमि जो ट्रस्ट बन रहा था, उस ट्रस्ट में सरकार के तरफ से अगर कोई व्यक्ति था तो वो ज्ञानेश कुमार थे। यानी कि उस ट्रस्ट में सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे थे ज्ञानेश कुमार। आप समझ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के जितने भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, चाहे वो गृह मंत्रालय में हो, या फिर चुनाव आयोग के अंदर हो, या फिर सहकारिता मंत्रालय के अंदर हो, या फिर राम जन्मभूमि को लेकर के हो, या फिर धारा 370 के लेकर के हो, तमाम जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं बीजेपी के लिए, उन सब चीज़ों में ज्ञानेश कुमार का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था। सीधे तौर पर ये जुड़े हुए थे और तमाम चीज़ों को ये देख रहे थे, कर रहे थे। इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ज्ञानेश कुमार कितने करीब हैं अमित शाह के और नरेंद्र मोदी के। और राजीव कुमार के जाने के पश्चात नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को एक ऐसा ही व्यक्ति चाहिए था जो कि पूरी तरीके से 100% एक रबर स्टाम्प की तरह काम करे, 100% हाथों की कठपुतली बन करके काम करे, जिसको कि अपने इशारों पर नचाया जा सकता है, जैसे कि राजीव कुमार को नचा रहे थे नरेंद्र मोदी और अमित शाह। और वो परफेक्ट पपेट, वो परफेक्ट जो है कठपुतली, यही ज्ञानेश कुमार बैठे। और इसीलिए ज्ञानेश कुमार को इन लोगों ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पद पर नियुक्त किया है। इनकी नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वही शुरू से ही विवादास्पद है। जिस व्यक्ति की नियुक्ति ही विवादास्पद हो, जिस व्यक्ति के नियुक्ति में ही पारदर्शिता का अभाव हो, उसके काम में पारदर्शिता कैसे होगी। राजीव कुमार, कौन भूल सकता है उनको, कि राजीव कुमार ने इस देश के लोकतंत्र के साथ कितना भद्दा मजाक किया है। अब वही चीज़ें अगले 2029 तक करेंगे, यही नरेंद्र मोदी का प्लान है। क्योंकि जो ज्ञानेश कुमार है, इनका कार्यकाल जनवरी 2029 तक माना जा रहा है कि उस टाइम तक इनका कार्यकाल है। तो पूरा जो है इस दौरान जो है जनवरी 2029 तक जो है इस देश में दर्जनों
विधानसभा के चुनाव होंगे और 2029 में लोकसभा का चुनाव भी होगा। ये सब चीज़ सोच करके ज्ञानेश कुमार को इस कुर्सी पर बैठाया गया है, क्योंकि ज्ञानेश कुमार को मोदी साहब बोल देंगे कि आपको यहाँ खड़ा रहना है तो ज्ञानेश कुमार चू नहीं कर सकते हैं। ज्ञानेश कुमार टोटली वही करेंगे जो मोदी साहब का आदेश होगा। और चुनाव आयोग किस तरीके से गड़बड़ी कर रहा है चुनाव में, वोटर लिस्ट में किस तरीके से हेराफेरी हो रही है, इसको देश देख रहा है। चाहे हरियाणा का चुनाव हो, महाराष्ट्र का चुनाव हो, 2024 का लोकसभा चुनाव हो, या फिर सबसे लेटेस्ट दिल्ली का विधानसभा चुनाव हो। तो इस तरह की जब गड़बड़ी करनी है तो उसके लिए इस पद पर वैसे ही व्यक्ति को बैठाना होगा जो हमारी जी हुजूरी करे, और जो वो पैरामीटर है जी हुजूरी वाला और जो पपेट वाला, जो कठपुतली वाला जो है, वो सब गुण इस ज्ञानेश कुमार के अंदर है। और इसीलिए मोदी साहब ने ज्ञानेश कुमार को देश का चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया है। तो इस वीडियो के इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।